Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about excretory system। और ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम excretory सिस्टम में जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी वेस्ट बनता है हमारी बॉडी में, वेस्ट कहाँ से बनेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमारा आ गया डाइजेशन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उससे बनेगा वेस्ट। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनके अंदर। ठीक है, तो इसलिए उनको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड आते हैं। तो हमारी बॉडी में एक वेस्ट क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। अब इस वेस्ट को अगर हम बहुत टाइम तक अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी बॉडी में नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो यूरिक एसिड होता है, जैसे जॉइंट पेन होने लग जाता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या होगी? किडनी प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो स्वेट के थ्रू करती हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। अब इसको रिमूव क्यों कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? वाटर कैनन। वाटर कैनन का मतलब क्या है? कि हम पीएच की और हम बोले आयंस की, ठीक है, हम बोले सॉल्ट की, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है वाटर की कंसंट्रेशन, ये हम नॉर्मल करते हैं अपनी बॉडी में। नॉर्मल मतलब ना तो ज़्यादा हाई रहे ना ज़्यादा कम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। स्टडी स्टेट मेंटेन करते हैं। पीएच की, पीएच आयन से भी इफेक्ट होता है, सॉल्ट भी आयन से इफेक्ट होता है, और वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करना। वो भी किस में आता है? होम्योस्टेसिस में। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हम ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें वाटर का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, वाटर का लेवल मेंटेन करना पड़ता है, या हमारी ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। ओस्मोलैरिटी मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। तो जब हम इंटरनल ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हैं, तो वो ओस्मो रेगुलेशन के अंदर आता है। रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट मूवमेंट एंड वाटर बैलेंस। सोल्यूट क्या होते हैं? जैसे आयनिक कंसंट्रेशन, सॉल्ट्स, ठीक है, जो भी विटामिन प्रोटीन होते हैं वो सारे सोल्यूट होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सके, वो सोल्यूट हैं। सोल्यूट की मूवमेंट और वाटर के बैलेंस को अगर मेंटेन करेंगे तभी तो हमारे टिश्यू सेल अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो ओस्मो रेगुलेशन में हम एलिमिनेट करते हैं, ज़्यादा एक्सेस वाटर होगा तो उसको एलिमिनेट करेंगे, ज़्यादा सोल्ट होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश इज़ नॉट अ ओस्मो रेगुलेटर। ठीक है, तो बाकी सब क्या है? ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। फिर कुछ आते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? एक्सेस चीज़ को एक्सक्रीट आउट करना है भाई अपनी बॉडी से, अदरवाइज इट विल डैमेज आवर बॉडी। ठीक है, तो ओस्मो कन्फर्मर्स क्या करते हैं? ये अपने ओस्मोटिक कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमने देखा ओस्मो रेगुलेटर्स क्या करते हैं? अपनी ओस्मोलैरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ओस्मोलैरिटी को ये क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ओस्मोटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओस्मोटिक कंडीशन का मतलब है वाटर बैलेंस एंड सोल्यूट बैलेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओस्मो कन्फर्मर्स की। ओस्मो कन्फर्मर्स कैन नॉट कंट्रोल ओस्मोटिक कंडीशन। ठीक है, वो सिर्फ अपने बॉडी फ्लूइड को एडजस्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ओस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग। वो अपनी बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे हम बोलें कि ओशियन है, ओशियन में कोई ओस्मो कन्फर्मर है तो क्या करेगा? ओशियन की सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की सॉल्ट की कंडीशन को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, जब बॉडी की सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बाहर ओशियन के वाटर की सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो ना तो वाटर अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो ना तो सेल श्रिंक होगी ना सेल स्वेल होगी।
ठीक है। तो क्या करते हैं वो अपनी बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। मैराइन क्यों? क्योंकि भाई ये सी में रहते हैं, सोल्टी इन्वायरमेंट कंडीशन में रहते हैं। फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स जो भाई मैरीन में जाएंगे तो क्या करेंगे, वो हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे। तो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स एंड मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, उसमें कन्फर्मर्स होते हैं। नेक्स्ट ओस्मो रेगुलेटर्स हम पढ़ चुके हैं, जो इंटरनल ओस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाते हैं अपनी बॉडी की अदर देन द सराउंडिंग्स, और एलिमिनेट कर पाते हैं, टेक कर पाते हैं वाटर को एज पर द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन देयर इंटरनल ओस्मोलैरिटी। एग्जाम्पल है मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमने बात करी यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की, ठीक है। एक हमने बात करी थी अमोनिया की, एक हमने बात करी यूरिया की, और एक हमने बात करी यूरिक एसिड की। ये तीनों ही मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जितनी भी लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सब के अंदर इन तीनों में से कोई एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सिक्रेट आउट होता है, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे फिर वो यूरिक एसिड हो, ठीक है। तो अमोनिया जो है वो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीट होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। यूरिया टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है, और यूरिक एसिड भी हमारा टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमोनिया है उसको बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट आउट होने के लिए, इसीलिए ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, अब जो भी हमारी लोअर फॉर्म्स है इनवर्टिब्रेट्स की या कुछ वर्टिब्रेट्स की लोअर फॉर्म्स, उसमें डिफ्यूज़न के थ्रू उनकी बॉडी की जो स्किन है उसके थ्रू डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, गिल्स के थ्रू डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा क्या, अमोनिया। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है, हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया एज कम्पेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बोनी फिश जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती है, एक्वेटिक जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है यूरिया की। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, अमोनिया के कंपेरिजन में यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक। अब जो यूरिया है वो लीवर में बनता है और वो लीवर से किडनी तक जाता है, फिर किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करती है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी कम है और उसको वाटर कंटेंट भी कम चाहिए एज कम्पेयर टू अमोनिया। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को एज ए एक्सक्रीट प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैमल्स में यूरिया सिक्रेट होता है, मैराइन फिश के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर यूरिया बनता है। बट जब वो टेडपोल होगा, लार्वा होगा, जब फ्रॉग लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब उसमें क्या होगा, अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रेट आउट होगा। थर्ड आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को तो बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट आउट होने के लिए, इसीलिए ये बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। क्योंकि रेप्टाइल्स कहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली डेजर्ट इन्वायरमेंट में मिलते हैं, तो वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, ठीक है। वहाँ पे वाटर क्या होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन में होते हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। अब मैकेनिज्म क्या है, पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में, छोटी छोटी पैलेट की फॉर्म में ये सिक्रेट होते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी लीस्ट होती है, बहुत कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं बनता, ये तीनों चीज़ें बनती है, पर हमारा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने बोला ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स में जब ह्यूमन बींग्स आते हैं तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। तो यूरिया फॉर्म कैसे होता है हमारी बॉडी में, उसको समझने के लिए हमें ऑर्निथिन साइकिल को समझना पड़ेगा, जिसको यूरिया साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल को समझना पड़ेगा, जिसको हम क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि क्रैब ने इसको डिज़ाइन किया था, इसलिए इसको क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं। इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं और इसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या बनता है, यूरिया की फॉर्मेशन होती है।
जो हमने बोला कि क्रैब हैंसलेट साइकिल है, जिसको हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन जो हमारी बॉडी में होता है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। तो यूरिया साइकिल एक मेटाबॉलिक साइकिल है। ठीक है, जो क्या करती है, जो हमारे टॉक्सिक, हमने पढ़ा कि सबसे टॉक्सिक क्या होता है? अमोनिया होता है, NH4 पॉजिटिव, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, जो कि एज कंपेयर टू अमोनिया लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, और ये जो साइकिल है, ये जो क्रैब हैंसलेट साइकिल है, ये मोस्टली कहाँ पे होती है? ये लीवर के अंदर होती है, और लीवर के अंदर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एंड लीवर के साइटोसोल में होती है। लीवर के साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है हमारी यूरिया साइकिल के अंदर? 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 3 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फॉर्म करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं एक मॉलिक्यूल यूरिया का फॉर्म करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली ऑर्निथीन साइकिल के अंदर। देखो, ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो हमारा अपर डायग्राम है, ये किसको शो कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, ग्लूटामेट क्या है? हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। तो हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ग्लूटामेट जो होता है वो किस में टूट जाता है? अमोनिया में टूट जाता है, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट में टूट जाता है। अमोनिया एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट में टूट जाता है ग्लूटामिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के थ्रू। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पे क्या होती है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू ग्लूटामेट, अल्फा कीटा ग्लूटामेट और अमोनिया में टूट जाता है। अब जो ये अमोनिया है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करता है, और यहाँ पे 2 ATP जो है वो 2 ADP में टूटती है बाय रिलीजिंग 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, जिसके थ्रू जो अमोनिया है वो बाय यूजिंग कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटीज नाम है ना। तो फॉस्फेट सिंथेटीज क्या करेगा? इस 2 फॉस्फेट को ज्वाइन कर देगा, इस 2 फॉस्फेट को एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देगा। ठीक है, जो किससे रिलीज हुई है? ATP के ब्रेकडाउन से ही रिलीज हुए हैं। तो अमोनिया यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज के थ्रू कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है, जिसमें कार्बामोइल के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एक मॉलिक्यूल अमोनिया का यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, 2 ATP यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये किसके थ्रू कैटालाइज करी गई? कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन होगी सिट्रुलिन की। अब किसकी फॉर्मेशन होगी? सिट्रुलिन की। अब जो ये कार्बामोइल फॉस्फेट है ये ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 चीज़ें होगी, एक ऑर्निथीन और दूसरी क्या हुई? कार्बामोइल फॉस्फेट। 2 चीज़ होगी, दोनों मिलके यहाँ पे ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज, यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? यहाँ पे एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम के थ्रू ऑर्निथीन यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ जुड़ के क्या बना देता है? सिट्रुलिन। अब जो सिट्रुलिन है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, किसमें? साइटोसोल के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है ये किस में हो रही है? साइटोसोल में हो रही है। ठीक है, ये साइटोसोल में हो रही है, ये किस में हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। अब ये सिट्रुलिन कहाँ पे आ गया? साइटोसोल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? आर्गिनोसक्सीनेट बनेगा। या आर्जिन बोलो इसको। आर्जिन हमारा वो होता है ना, अमाइनो एसिड होता है, आर्जिनोसक्सीनेट।
आर्जिनोसक्सीनेट, ठीक है। तो जो सिट्रुलिन है वो कंबाइन होता है यहाँ पे एस्पार्टेट के साथ। एस्पार्टेट क्या है, हमारा एक अमाइनो एसिड है। एस्पार्टेट इज एन अमाइनो एसिड। सिट्रुलिन यहाँ पे एस्पार्टेट के साथ क्या करा जाता है, कंबाइन होता है, जो डायरेक्टली इस डायग्राम में शो नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पे जो सिट्रुलिन है जब एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है जो बाय मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे रिलीज होता है, तो वहाँ पे ये एक एटीपी मोलिक्यूल का यूज़ करता है, जिसमें एटीपी ईएमपी में टूट जाती है और दो फोस्फेट रिलीज करती है। देखो यहाँ पे एटीपी एडीपी में टूट रही थी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके अंदर क्या होती हैं, 3 फोस्फेट होती हैं। तो 2 एटीपी टूट रही हैं 2 एडीपी में, तो 2 फोस्फेट रिलीज होंगी। पर सिंगल एटीपी जब टूट रही है तो वो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बना रही है, मतलब कि यहाँ पे सिंगल फोस्फेट बच गई, 2 फोस्फेट उसने रिलीज कर दी। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो आर्जिनोसक्सीनेज सिंथेटेज एंजाइम यूज हुआ। आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है, जिसने क्या बनाया, आर्जिनोसक्सीनेट बनाया, ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट बनाया, ठीक है। अब जो आर्जिनोसक्सीनेट बनाया उसने, वो क्या करेगा, यहाँ पे आर्जिनोसक्सीनेट एंजाइम यहाँ पे फ्यूमरेज की फॉर्मेशन करेगा, फ्यूमरेट बनाएगा वो, फिर ठीक है। आर्जिनोसक्सीनेज टू फॉर्म फ्यूमरेट विच एंटर द टीसीए साइकिल। अब यहाँ पे क्या बनता है, फ्यूमरेट बनता है। क्या बनता है, फ्यूमरेट बनता है, जो टीसीए साइकिल क्या होती है, करेब साइकिल में एंटर कर जाता है और आर्जिनिन बनता है यहाँ पे फ्यूमरेट बनता है और आर्जिनिन बनता है। आर्जिनिन और फ्यूमरेट को इसमें एंटर कर जाते हैं क्रेब साइकिल में, जो हमारी दूसरी मेटाबॉलिक साइकिल है, टीसीए साइकिल जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने बोला फ्यूमरेट तो टीसीए साइकिल में एंटर कर गया, और दूसरा हमने क्या देखा कि आर्जिनिन बना था। तो आर्जिनोसक्सीनेट से आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम एक्ट करके आर्जिनिन बना, जो कि एक अमाइनो एसिड है, वो तो इस साइकिल को कंप्लीट करेगा। और फ्यूमरेट किस में एंटर कर गया, टीसीए साइकिल में, क्रेब साइकिल में एंटर कर गया। तो जो आर्जिनिन है उस पर एक्ट करेगा आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू ये हाइड्रोलाइज करी जाएगी। हाइड्रोलाइज का मतलब है इसके साथ वाटर एक्ट करेगा या वाटर रिएक्ट करेगा, वाटर कंबाइन होगा आर्जिनिन अमाइनो एसिड के साथ, जो आर्जिनोसक्सीनेट से टूट के बना है विद बाय एन एंजाइम आर्जिनोसक्सीनेज। जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है वो वाटर के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेज क्या बनाता है, ऑर्निथिन बनाता है, ठीक है। और उससे पहले वो क्या करता है, यूरिया रिलीज करता है, ठीक है। यूरिया को तो वो रिलीज कर देता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और यूरिया ही यहाँ पे क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यूरिया क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ऑर्निथिन को ये रीजनरेट कर देता है, ऑर्निथिन को रीजनरेट करता है ताकि ये साइकिल वापस से चलती रहे। अब ये यूरिया कहाँ पे जाएगा, अब ये यूरिया किडनी में जाएगा, ठीक है। और जो ये साइटोसोल था ये किसका था, लीवर का था, लीवर के साइटोसोल की बात कर रहे थे। अब ये किडनी में जाएगा और किडनी इसको क्या कर देगी, इसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट हैं इस हमारी साइकिल के, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के कुछ की पॉइंट होते हैं। की पॉइंट क्या है, पहला ये 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, यूज करती है। यूज किसको करती है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स को, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे, 1 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे। जब अमोनिया से कार्बोमोइल फॉस्फेट बनता है तो 2 एटीपी वहाँ पे यूज होते हैं। जब सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सीनेट बनता है तब वहाँ पे 1 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है। दूसरा फ्यूमरेट लिंक, फ्यूमरेट फॉर्म होता है, देखो आर्जिनोसक्सीनेट टूटता है एक तो आर्जिनिन में, एक फ्यूमरेट में, ठीक है। फ्यूमरेट तो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, टीसीए साइकिल के अंदर, जो कि हमारी क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है, ठीक है, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज होती है। और हमारा जो आर्जिनिन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके यूरिया बनाएगा और रीजनरेट कर देगा ऑर्निथिन को, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये क्या करती है, नाइट्रोजन का बैलेंस मेंटेन करके चलती है। नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर बाय एक्सक्रीटिंग आउट यूरिया एंड बाय बैलेंसिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड जो अदर मेटाबॉलिक साइकिल में यूज होते हैं।
अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्सक्रीशन क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी मैटर के बारे में कि 3 टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और उनको किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट पाया जाता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से। फिर हमने पढ़ा ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, तो हम ये समझना चाहते थे कि यूरिया ह्यूमन बॉडी में कैसे बनता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन जो अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उससे पहले हम डिफरेंट एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। जस्ट हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लेटी हेलमिन्थेंस, रोटीफर्स और एम्फियोक्सस, ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। एनिलीड्स, जिसमें मेन ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा? अर्थवोम। अर्थवोम की स्टडी करते हैं हम एनिलीड को स्टडी करने के लिए। इसके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में। इंसेक्ट, जिसमें कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, उनके अंदर क्या होती है? मालफीजियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्रेस्टेशियंस, जिसमें प्रॉन्स आते हैं, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें ऑल वर्टिब्रेट्स, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हमारी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनके अंदर किडनी होती है। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ किडनी हमारी फिशेस के अंदर, फिर ऐसे ग्रो करती करती, डेवलप करती करती, इवॉल्व होती होती ह्यूमन बींग्स की अंदर हमारी सबसे एडवांस्ड फॉर्म में आ जाती हैं किडनीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मेन फोकस हमारा क्या रहेगा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम बोले कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर। इस तरह से हमारी 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, उसमें इस तरह से हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा यूराइनरी ब्लैडर, और ये क्या होता है? यूरेथ्रा। ये होता है यूरेथ्रा, ये होता है यूराइनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। ये हमारे यूरेटर्स होते हैं 2, राइट एंड लेफ्ट। ये हमारी 2 बीन शेप्ड की किडनी होती हैं, ठीक है, किडनीज होती हैं। ये यूरेटर क्या करते हैं? यूरिन को यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जब किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी के बारे में समझते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या है और किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है ह्यूमन बींग्स में। जो ह्यूमन किडनी होती है वो कैसी होती है? बीन शेप्ड की होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बीन की शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फिब्रस रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड आता है किडनी के लिए यूज़ होता है। कौन से कैप्सूल होते हैं? फिब्रस रीनल कैप्सूल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जैसे एक ह्यूमन बींग से, ये फॉर एग्जांपल ये इसकी नेक है और ये ह्यूमन बींग से ये इसके हाथ हैं, ठीक है, इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पे एक किडनी प्रेजेंट होगी और यहाँ पे एक किडनी प्रेजेंट होगी। तो बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन, ठीक है, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट किडनी। अब जो हमारी किडनी है, किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं। क्यों होती हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनीज? क्यों बोला जाता है ह्यूमन बींग्स की किडनी को? क्योंकि जो किडनी है उसका डोर्सल सरफेस जो होता है वो ऊपर वाला सरफेस होता है और नीचे वाले सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। तो जो डोर्सल सरफेस है वो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होता है, एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होता है। डोर्सल सरफेस डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होता है। और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कवर्ड किया जाता है पेरिटोनियम के थ्रू। पेरिटोनियम जो लाइनिंग है उसके थ्रू वो कवर किया जाता है, इसलिए इसको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी बोला जाता है। डोर्सल साइड में डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है, वेंट्रल साइड में पेरिटोनियल कैविटी से अटैच होता है, इसलिए रेट्रो पेरिटोनियल किडनी बोला जाता है। साइज़ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। वेट कितना होता है? अबाउट 120 to 170 ग्राम का इनका वेट होता है। अब जो हमारी किडनी होती हैं वो लेटरल साइड में या आउटर साइड में कैसे दिखती है? कॉर्टेक्स, आउटर साइड में उनका कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और मिडल में उनका मेडुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर साइड में जैसे ये किडनी है पूरी, ये इस तरह से किडनी है, इसका अंदर का हिस्सा तो मेडुला होगा
और जो ये बाहर की बाउंड्री बच गई इसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बीच में जो ये जो कर्व है इसको हीलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीलियम बोला जाता है, या फिर हाइलस रेनालिस भी बोला जाता है इसको साइंस की टर्म में, हाइलस रेनालिस। हाइलस वर्ड किसके लिए आया है, हीलियम के लिए, और रेनालिस वर्ड किसके लिए आया है, किडनी के लिए। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको बोला जाता है हीलियम। ये रीनल आर्टरी, वीन और नर्व्स की एंट्री के लिए एक ओपनिंग होती है। रीनल आर्टरी का मतलब क्या है, किडनी की आर्टरी। ठीक है, किडनी की आर्टरीज यहाँ पे एंटर करेंगी, वीन्स एंटर करेंगी और नर्व्स एंटर करेंगी। अब देखो, जो ह्यूमन किडनी है ना वो बेसिकली 5 रीजन में इंटरनली डिवाइड की गई है। अभी तक जो मैंने बात की थी ना, ये सारा जो हमने पढ़ा ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता है किडनी का कि कैसे होती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये मेनली 5 रीजन्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आता है रीनल कैप्सूल। क्या आता है, पहला आता है रीनल कैप्सूल, दूसरा आता है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स आता है, तीसरा आता है रीनल मेडुला, रेनल या रीनल जो भी है, रेनल मेडुला। ठीक है, रेनल मेडुला, और चौथा हमारा क्या आता है, रेनल कॉलम्स, रेनल कॉलम्स आते हैं, और फिफ्थ आता है हमारा रेनल पेल्विस। ये डायग्राम में ही हम समझेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम्स में समझते हैं। देखो, ये बिल्कुल आउटर जो कवरिंग होती है ना, बिल्कुल आउटर कवरिंग जो हमारी किडनी की सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको बोला जाता है रेनल कैप्सूल। क्या बोला जाता है, रेनल कैप्सूल। ठीक है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है और ये फिब्रस होता है, नेचर में फाइबर का बना होता है। किडनी को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है रेनल कैप्सूल। उसके बाद क्या आया, कोर्टेक्स। ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन जो बाहर है, ठीक है, ये पूरा, ये पूरा रीजन, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, कोर्टेक्स है। क्या है ये, रेनल कोर्टेक्स है। तो जो रेनल कोर्टेक्स है ये लाइटर कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, लाइटर होता है कलर में। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, कोर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेफ्रॉन के अलावा क्या क्या मिलता है, बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन की प्राइमरी फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है, इनिशियल फॉर्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। और पहला जो सबसे पहले जो यूरिन बनता है वो कहाँ पे बनता है, कोर्टेक्स में बनता है। उसके बाद आती है हमारी क्या, रीनल मेडुला। क्या आती है, रीनल मेडुला। तो ये जो हमें रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन, ये अंदर का पूरा हिस्सा, ये हमारा ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या है, मेडुला है। क्या है, मेडुला, रेनल मेडुला। ठीक है, अब ये मेडुला जो होती है डार्कर होती है, कलर कैसा होता है, डार्कर होता है। इसमें क्या बने होते हैं, रेनल पिरामिड्स बने होते हैं, पिरामिड्स बने होते हैं। कहाँ पे हैं पिरामिड्स, दीज आर रेनल पिरामिड्स, दीज आर, ये जो हैं इनकी फेस की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, कोर्टेक्स की तरफ हो रही है। ये सारे रेनल पिरामिड्स हैं, ये सारे रेनल पिरामिड्स हैं। इन पिरामिड्स की ओपनिंग कोर्टेक्स की तरफ है और इनका एपेक्स कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे पेल्विस की, ये पेल्विस है, ये क्या है, पेल्विस है। तो ये तो इसका एपेक्स है और ये इसका फेस है। तो फेस इसका किसकी तरफ है, कोर्टेक्स की तरफ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रीनल पेपिले। ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रीनल पेपिले प्रेजेंट होते हैं, पेपिले प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले आता है, इसके अंदर लूप ऑफ हेनले एंड कोलेक्टिंग डक्ट्स, नेफ्रॉन की अंदर का पार्ट, कोलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले यहाँ पे बनता है। और ये यूरिन को कंसंट्रेटेड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ये करती है कौन, मेडुला।
मतलब यहाँ पे यूरिन गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा क्या आएगा, रीनल कॉलम्स। ठीक है, रीनल कॉलम्स कौन से हैं, अब ये जो बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है पूरा, ये क्या है, दीज स्पेस आर रीनल कॉलम्स। क्या है ये, रेनल कॉलम्स, दीज आर रेनल कॉलम्स। ठीक है, रेनल कॉलम्स। तो ये जो रेनल कॉलम्स हैं, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, दीज आर रेनल कॉलम्स। ठीक है, रेनल कॉलम्स है, आई थिंक इट रेनल कॉलम्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोर्टिकल टिश्यू का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जस्ट ए मिनट, एक्सटेंशन ऑफ रेनल टिश्यू, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ कोर्टिकल टिश्यू, किसका, कोर्टिकल टिश्यू का एक्सटेंशन है, रेनल पिरामिड्स के बीच में कोर्टिकल टिश्यू का एक्सटेंशन है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जैसे आर्टरीज, वीन्स, यहाँ पे सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वीन्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर, रेनल कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया पेल्विस रीजन। तो ये जो रेनल पेल्विस है, ये फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन हमारा, ये पूरा रीजन, ये क्या है, पेल्विस है, रेनल पेल्विस है। ठीक है, ये फनल शेप्ड का है, कैसा है, ये फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पिरामिड से, ये जो पिरामिड्स थे, पिरामिड्स कौन से थे, ये दीज आर पिरामिड्स, इन पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कैलिक्स बोलते हैं, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में टूट जाता है, और फिर यहाँ से ये यूरिन को कलेक्ट करता है, और इस यूरेटर के थ्रू ये बाहर पास कर देता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ठीक है, ये देखो, ये हमारा माइनर कैलिक्स है और ये हमारा मेजर कैलिक्स है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली हम इसको समझेंगे। रीनल मेडुला, हमने किसकी बात करी थी, रीनल मेडुला की। सबसे पहले क्या था हमारा, रीनल कैप्सूल, इसकी कवरिंग, फिर उसके बाद क्या था, रीनल कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद क्या था, ये जो हिस्सा है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला फॉर्म्स कोनिकल पिरामिड शेप्ड, दीज आर पिरामिड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो पिरामिड्स है, दीज पिरामिड्स आर अबाउट 8 to 12 इन नंबर, और रैबिट के अंदर सिर्फ एक पिरामिड होता है। ठीक है, कोर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन पिरामिड्स, अब ये कोर्टेक्स है, ये जा रहा है पिरामिड्स के बीच में, ये देखो, ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है पिरामिड्स के बीच में, दिख रहा है, ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है पिरामिड्स के बीच में। तब इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स या रीनल कॉलम्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, जिसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स और हमारी नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब हमने नेफ्रॉन की बात करी, किसकी बात करी, नेफ्रॉन की। हमने नेफ्रॉन की बात करी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन होते हैं नंबर में। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ये हमारी जो रेनल पिरामिड्स हैं, ये जो पिरामिड्स हैं, इनके अंदर हमारी रेडिएटिंग फैशंस में, देखो ऐसे रेडिएटिंग फैशंस में अरेंज होती हैं नेफ्रॉन्स। अब कलेक्टिंग डक्ट एंड नीडल कैलिक्स में ये टूट जाती हैं। अब देखो, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, रीनल पिरामिड्स यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन क्या करेंगी, यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी, किसको प्रोड्यूस करेंगी, यूरिन को। अब यूरिन जो है वो हर एक नेफ्रॉन के थ्रू जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, या फिर इस रीजन में आता है जो कि पेल्विस रीजन होता है, रीनल पेल्विस होता है, जो माइनर एंड मेजर कैलिक्स में टूटा हुआ है। तो यूरिन कहाँ पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा या फिर रीनल कैलिक्स में आएगा। इन दोनों के अंदर यूरिन आएगा, कहाँ से, नेफ्रॉन से निकल के यहाँ पे आएगा। अब जो नेफ्रॉन है,
या फिर हम बोले कि यूरिन है जो नेफ्रॉन ने इनमें एम्प्टी किया है कोलेक्टिंग डक्ट में और रीनल कैलिक्स में, ये इसको कहाँ पे पास कर देगी, सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी में किसके, रीनल पेल्विस की, ये रीनल पेल्विस है उसकी सेंट्रल कैविटी में ये पास कर देगी उसको। रीनल पेल्विस है, अब ये रीनल पेल्विस थी, रीनल पेल्विस इसको यहाँ पे भेज रही है, ये क्या है, यूरेटर, यूरिन को किसको भेज रही है, यूरिन को, यूरिन को रीनल पेल्विस से कहाँ पे आ रहा है, यूरेटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, पेल्विस से यूरेटर में आ गया। यूरेटर ओपन होता है किसमें, यूराइनरी ब्लैडर में। मैंने बताया था इस तरह से दो हमारी किडनी होती हैं, ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ये यूरेटर होते हैं और ये क्या होता है, हमारा यूराइनरी ब्लैडर होता है। तो यूरेटर किस में ओपन होएगी, यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और इस ये बैक फ्लो नहीं होने देती यूरिन का, इसमें भी स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स लाइक स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। यूराइनरी ब्लैडर की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, यूराइनरी ब्लैडर है। क्या है, यूराइनरी ब्लैडर। अब जो यूराइनरी ब्लैडर है उसके एक्सटर्नल हिस्से में डेट्रोसोर मसल्स होती हैं, डेट्रोसोर मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं। मतलब इसके अंदर दो तरह की मसल्स होंगी, एक बाहर की मसल्स हुई, के अंदर की तरफ मसल्स होंगी। तो जो, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम यूरिनेट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब ये फिल करता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है। तो ये मसल्स के थ्रू लाइन कर रखा होता है। एक्सटर्नली इसमें डेट्रोसर मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब जिनके अंदर खुद का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी यूरिन से। और इंटरनल जो मसल्स हैं वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, यूरोथीलियम की बनी होती हैं। ठीक है, किसकी बनी होती है, यूरोथीलियम की बनी होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, यूरोथीलियम की बनी होती है। अब जो यूराइनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर दो स्पिंचर होते हैं, एक इंटरनल स्पिंचर जिसको हमने बोला इनवॉलेंट्री मसल से बन के बना है, डेट्रोसर मसल से बना है, और एक्सटर्नल स्पिंचर जो कि वॉलेंट्री होता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत जोर से हमें यूरिनेट करना होता है बट वी कैन कंट्रोल इट, वो किसकी वजह से होता है, वॉलेंट्री मसल्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर की वजह से होता है। बट हम अपनी ब्लैडर की फिलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कब फिल होगा कब नहीं होगा, बट उसको एम्पटी करना हमारे कंट्रोल में है, जो कि एक्सटर्नल स्पिंचर से कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, यूरेथ्रा। ये ओपनिंग जो है इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। जो ब्लैडर है वो ओपन होते हैं एक मेम्ब्रेनस डक्ट में जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है। मेल्स के अंदर यूरेथ्रा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट और पेनाइल, जो पेनिस में ओपन होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, फिर मेम्ब्रेनस आ जाता है और हमारा फिर पेनाइल पेनिस में आ जाता है मेल के अंदर। फीमेल में बोथ स्पिंचर आर इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दोनों ही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में होते हैं। ये डिफरेंस होता है यूरेथ्रा, मेल के यूरेथ्रा में, फीमेल के यूरेथ्रा में। मेल का यूरेथ्रा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। फीमेल के अंदर दोनों ही स्पिंचर इंटरनल और एक्सटर्नल, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, दोनों ही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। अब हमने देखा कि ब्लैडर में आ गया यूरिन, यूरेथ्रा से पास होगा, पर पासेस कैसे होती है यूरिन की। हमने पढ़ा कि रेनल जो हमारे पैरामिड्स होते हैं, रेनल पैरामिड्स जो होते हैं उसमें हमारे थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं किडनी की। ये नेफ्रॉन्स यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं जो कोर्टेक्स में होता है, फिर मेडुला में कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब ये नेफ्रॉन उसको कोलेक्टिंग डक्ट में भेजते हैं यूरिन को, यूरिन कोलेक्टिंग डक्ट से पेपिला में जाता है। पेपिले कहाँ पे है, इस तरह से हमारे पिरामिड्स होते हैं, ये हमारा एपेक्स रीजन होता है और ये इसका फेस होता है जो कोर्टेक्स की तरफ ओपन होता है। तो यहाँ पे पेपिले होते हैं जो उसको रेनल कैलिक्स में ओपन करते हैं। ये रेनल पेल्विस वाले रीजन में माइनर और मेजर कैलिक्स होते हैं, वहाँ पे हमारा यूरिन पास होता है। फिर रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाता है, फिर यूराइनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूराइनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ यूरिन रिलीज। अब जो मिक्ट्यूरेशन है वो कौन से रिफ्लेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, वो न्यूरल मैकेनिज्म है। नर्व्स हमारी जो हैं वो उसके एम्पटी होने को, हमारे ब्लैडर को एम्पटी होने को या पासेज ऑफ यूरिन को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको न्यूरल मैकेनिज्म बोला जाता है। न्यूरल मतलब नर्व इसको कंट्रोल करती है। ये जो पासेज ऑफ यूरिन है वो इनिशिएट किया जाता है इंट्रोसेप्टर्स के थ्रू। इंट्रोसेप्टर्स हमारे एक रिसेप्टर्स हैं, क्या है, बेसिकली रिसेप्टर्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ब्लैडर की वॉल में प्रेजेंट है, ब्लैडर की वॉल में प्रेजेंट है। अब जैसे ही
स्टर क्या लेके आएगा, यूरिन लेके आएगा, वो यूरिन ब्लैडर में फिल हो जाएगा। तो जो वॉल होंगी यूरेटर की वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी जैसे ही ब्लैडर फिल होगा। अब जैसे ही वो स्ट्रेच होंगी तो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और हमारी क्या आती है, स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, तो ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल करेगा किसको, हमारे यूरानिली ब्लैडर को, कि इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों और ब्लैडर की जो ब्लैडर है वो एम्प्टी हो। तो ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की सिग्नल भेजेगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर फॉर यूरिन रिलीज, यूरेथर के अंदर जो स्पिंचर्स प्रेजेंट हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री स्पिंचर्स, उनकी रिलैक्सेशन की सिग्नल भेजेगा ताकि यूरिन क्या उसके पास हो, उसके बाहर जा सके। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, अब हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, और थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किसमें, रेनल हमारे पिरामिड्स के अंदर। ठीक है, जो किडनी के अंदर पिरामिड्स फॉर्म होते हैं मेडुला के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो नेफ्रॉन है, अब हम नेफ्रॉन है उसके, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है डायग्राम है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन का हिस्सा होता है और ये मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो किडनी के कोर्टेक्स रीजन में और मेडुला रीजन में। तो जो नेफ्रॉन है हमारा वो सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है। ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप्ड का हमें ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज बोमेन कैप्सूल। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये हमें जो रेड कलर में दिख रही हैं, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ग्लोमरुलस है। ग्लोमरुलस क्या है, ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये बोमेन कैप्सूल क्या है, ब्लू कलर का जो बाहर है, और ये हमारा क्या है, ग्लोमरुलस है जिसमें कैपिलरीज है। अब ग्लोमरुलस क्या करेगा, कैपिलरीज है तो इसके अंदर ये ब्लड को फिल्टर करेगा, ये ब्लड को फिल्टर करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आती है यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड रीजन, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये क्या करती हैं, ये रीएब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, आयंस को एंड न्यूट्रिएंट्स को। इसको पीसीटी भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। रीएब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को यूरिन से। फिर आता है ये रीजन, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। ये यूरिन को कंसंट्रेटेड करती है, ये क्या करती है, कंसंट्रेटेड करती हैं यूरिन को। लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या होता है, यूरिन को कंसंट्रेट करना। अब जो लूप ऑफ हेनले है वो दो लिम्स में डिवाइड हो जाती है, एक डिसेंडिंग लिम्स, ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग लिम्स, और ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको बोल देते हैं असेंडिंग लिम्स। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब थोड़ी थिक होती है और असेंडिंग लिम्ब थोड़ी थिन होती है। तो लूप ऑफ हेनले किससे मिलके बना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब से मिलके बना है। इसका मेन काम क्या है, यूरिन को कंसंट्रेट करना है। तो ये क्या करेगा, वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा एंड सोल्ट को रीएब्सॉर्ब करेगा। वाटर एंड सोल्ट को ये क्या कर लेता है, यूरिन से रीएब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी क्या आती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये जो ट्यूबल्स है ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, जिसको डीसीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ये हमारी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल बाद में अगेन ये भी क्या करती है, रीएब्सॉर्प्शन करती है एंड सिक्रेशन भी करती है, ये सिक्रेशन भी करती है। फिर इसके बाद आती है कोलेक्टिंग ट्यूबल्स। कोलेक्टिंग ट्यूबल्स जो क्या करती हैं, दोबारा से हमारा क्या करती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है रीनल पेल्विस में। ये रीनल पेल्विस में ट्रांसपोर्ट करती है नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके। फिर वो वहाँ से पेल्विस से कहाँ पे चला जाता है, यूरेथ्रा में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर होता है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा।
कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। इट इज़ एन एपिथेलियल ट्यूब, एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका डायमीटर 20 to 60 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत कम होता है। अब इसके अंदर क्या था, ये ब्लू कलर का बोमेन कैप्सूल था। क्या था, बोमेन कैप्सूल था। इसके अंदर जो ये कैपिलरीज का सेट है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमरुलस बोलते हैं, ग्लोमरुलस बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स आ गई और लूपोफेले। लूपोफेले में क्या आ गया, हमारे डिसेंडिंग लिम आ गई और हमारी असेंडिंग लिम आ गई। डिसेंडिंग लिम आ गई ये रही और असेंडिंग लिम आ गई। ठीक है, असेंडिंग लिम आ गई। तो जो बोमेन कैप्सूल है उसकी बात करते हैं। जो बोमेन कैप्सूल है वो डबल वोल्ड है। क्या है, डबल वोल्ड, एक ऊपर वोल है एक नीचे वोल है, डबल वोल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है। प्रोक्सिमल एंड पे है, किसके प्रोक्सिमल एंड पे है, नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल एंड पे है। ठीक है, ये ग्लोमरुलस को अंदर अपने कंसिस्ट किए हुए है, जो एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू फॉर्म की गई है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू फॉर्म की गई है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो ब्लड को लेके आती हैं, विच जो किडनी में ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, जो किडनी तक लेके आती हैं ब्लड को। ठीक है, ब्लड को किडनी तक लेके आती है एफरेंट आर्ट्रियल्स। ठीक है, फिर ये जो ग्लोमरुलस है ये फिल्टर करता है ब्लड को, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज है, ये किस में भेज देगा, बोमेन कैप्सूल में, जहाँ पे फिल्टर होगा ब्लड। फिर यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स भी प्रेजेंट होंगी, एफरेंट आर्टीरियोल्स भी प्रेजेंट होंगी जो ब्लड का अपटेक करेंगी, अपटेक ऑफ ब्लड फ्रॉम किडनी, अपटेक ऑफ ब्लड फ्रॉम किडनी। किडनी क्या मतलब, ग्लोमरुलस से वो दोबारा से ब्लड को ले जाएंगी। ठीक है, फिर आती है मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मालफिजियन बॉडी बोला जाता है, जिसमें ग्लोमरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों आते हैं, जहाँ पे सबसे पहला स्टेप फॉलो किया जाता है ब्लड से यूरिन को या यूरिया को या न्यूट्रिएंट को या वेस्ट को सेपरेट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो वो ब्लड को हमारे बोमेन कैप्सूल में ट्रांसफर करती है, जहाँ पे पहला स्टेप फॉलो होता है किसको, यूरिन फॉर्मेशन का या ब्लड फिल्ट्रेशन का। ठीक है, बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। बोमेन कैप्सूल जो है ये ब्लू कलर का, इसमें आउटर वॉल है वो सिंपल स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है, स्क्वामस एपिथेलियल की। इनर वॉल पोडोसाइट्स की बनी हुई है जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ग्लोमरुलस कैपिलरीज के अराउंड है, और एक शॉर्ट नेक है जिसमें सीलिएटेड हमारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल क्या है हमारा, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर। आउटर वॉल सिंपल स्क्वामस सेल्स की या एपिथेलियम की बनी हुई है। इनर वॉल में पोडोसाइट सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ग्लोमरुलस कैपिलरीज को हेल्ड करके रखता है, और एक शॉर्ट नेक है जिसमें सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। उसके बाद क्या आता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स। दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स। ठीक है, तो जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल है वो क्या करती है, वो साल्ट को ट्रांसपोर्ट करती है इन सब्सटेंसेस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक फ्लूइड होता है जो हमारा नेफ्रॉन के बीच में प्रेजेंट होगा, उसमें ट्रांसपोर्ट कर देंगी सॉल्ट को और कुछ और सब्सटेंस को। अब जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल है इसकी लाइनिंग सिंपल कोबोइडल ब्रश बॉर्डर के थ्रू फॉर्म की गई है। कोबोइडल एपिथेलियम के थ्रू लाइनिंग फॉर्म की जाती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स की। इसमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करेगा जिसकी वजह से बेसोलेटरल सरफेस पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स की लाइनिंग होती है किसकी, कुबोइडल एपिथेलियम की। कुबोइडल एपिथेलियम की इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से रीजन में होता है, तो पीसीटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ये आ गया लूप ऑफ हेनले। ये इतना रीजन क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये स्टार्ट होता है पीसीटी के बाद और एंड होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल से पहले। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल से पहले ही एंड होता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है,
डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। और यहाँ पे जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होती है, अमाइनो एसिड की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और कुछ आयंस की, जो एसेंशियल आयंस होते हैं उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की और आयंस की। लूप ऑफ हेनरी जो है उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल होता है, परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर। तो ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इसकी जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है वाटर की एंट्रेंस को, इसलिए ये रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। और जो असेंडिंग लिम्ब होती है, जो ऊपर की तरफ जाती है, ये परमिएबल होती है सोल्ट के अगेंस्ट, परमिएबल टू सोल्ट। तो ये रीएब्जॉर्प्शन करेगी सोडियम सोल्ट का और क्लोरीन सोल्ट का, सोल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन करके ये क्या कर रही है, लूप ऑफ हेनरी हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड बना रही है, गाढ़ा कर रही है। फिर बात आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब, अपर पार्ट थिक सेगमेंट होता है, सेम डायमीटर एज पीसीटी, लाइन बाय सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। लोअर पार्ट जो होता है थिन सेगमेंट होता है, ये स्क्वामस सेल के थ्रू लाई किया गया है। मतलब जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें कुबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग होती है, जैसे पीसीटी में लाइनिंग होती है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो स्क्वामस सेल के थ्रू लाइन कर रखा है। ठीक है, तो जो अपर लिम्ब होता है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, थिक सेगमेंट है, डायमीटर डीसीटी, अच्छा ये डीसीटी की तरह होता है, सिंपल कुबॉइडल। और असेंडिंग लिम्ब का और डिसेंडिंग लिम्ब का बता रखा है ये। ठीक है, और जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसका जो लोअर पार्ट होता है थिन सेगमेंट होता है, फ्लैट स्क्वामस सेल्स होती हैं। मैंने यहाँ पे तो कुछ उल्टा बता दिया है, देखो ये डिसेंडिंग पार्ट की बात करें, असेंडिंग पार्ट की बात करें। डिसेंडिंग पार्ट जो है, डिसेंडिंग पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मोटा है, नीचे वाला हिस्सा पतला है। इसी तरह डिसेंडिंग पार्ट में नीचे वाला पतला है, ऊपर वाला मोटा है, ये बात बता रखी है। थिक असेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, यहाँ पे भी थिक डिसेंडिंग लिम्ब और थिन डिसेंडिंग लिम्ब। तो जो अपर पार्ट है वो थिन सेगमेंट है और पीसीटी जैसे कुबॉइडल एपिथेलियम से कवर कर रखी है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी कुबॉइडल है, नीचे वाला स्क्वामस है। यहाँ पे भी नीचे वाला स्क्वामस एपिथेलियम से कवर कर रखा होगा और ऊपर वाला कुबॉइडल एपिथेलियम से कवर कर रखा होगा, ये बात बोली गई है। फिर बात किसकी आ गई, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की। ये हमारे असेंडिंग लिम्ब से कंटिन्यू करता है, इसमें भी कुबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग है, और ये किस में ओपन होता है, कलेक्टिंग ट्यूब में या कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। यहाँ से ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स किसके अंदर ओपन होगा, कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। अब जो हमारा किसकी बात करें मैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट दी अमाउंट या बैलेंस किसका, सोडियम का, पोटेशियम का एंड पीएच का। तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है वो क्या रेगुलेट कर रहा है, सोडियम की कंसंट्रेशन, पोटेशियम की और पीएच बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव सिलेक्शन करता है आयन का और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट में पास ऑन करता है। ठीक है, फिर बात आती है कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट है। मेडुला के अंदर जो इस तरह के पिरामिड फॉर्म हो रखे हैं वहाँ पे प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट्स। लॉन्ग ट्यूबल्स हैं, मेडुला से पास होती जाती हैं, और फिर ये डक्ट ऑफ बेलिनी में जो कोर्टेक्स का थोड़ा एक्सटेंशन होता है मेडुला के अंदर, जिसको डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ज हो जाती हैं और फिर पेपिले में मिल जाती हैं जाके। ठीक है, फिर वो पेपिले डक्ट ऑफ बेलिनी से ओपन होती हैं पेल्विस में। ठीक है, पेल्विक्स में माइनर और मेजर कैलिक्स होते हैं जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ना, ये फाइनल फिल्ट्रेट को रिसीव करती हैं। फाइनल फिल्ट्रेट क्या है, यूरिन है। ठीक है, बहुत सारी नेफ्रॉन से कलेक्ट करती हैं कलेक्टिंग ट्यूबल्स फाइनल यूरिन को। ये क्या करती हैं, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती हैं कि वाटर दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो। इसको रेगुलेट करने के लिए कलेक्टिंग ट्यूबल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय एन हार्मोन, जिसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं या वेसोप्रेसिन बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, और वो
किस पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है, ताकि और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो वाटर का, जो यूरिन इसने कलेक्ट किया है उस यूरिन से। ठीक है, फिर ये रेनल पेल्विस में क्या करेगी, अपने यूरिन को पास कर देगी। ठीक है, ये पास कर देगी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, कोर्टेक्स में और मेडुला में। कोर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड हो रखा है। कोर्टेक्स में माल्फिजियन कॉर्पसल्स आती हैं, पोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी आता है और डीसीटी आता है। ठीक है, मेडुला में आता है लूप ऑफ हेनरी, कलेक्टिंग डक्ट आती हैं और डक्ट ऑफ बेलिनी आती हैं। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई की, जब ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ब्लड सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, जस्ट ए मिनट, ब्लड सप्लाइड वासा रेक्टा के थ्रू होता है, किसमें, ट्यूब मतलब किडनी में या नेफ्रॉन्स में। तो यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल्स हैं जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म कर रही है, वैसा रेक्टा क्या यू शेप्ड वेसल्स फॉर्म करती है जो पैरेलली चलता है लूप्स ऑफ हेनले के अलोंग। देखो ये डायग्राम है, इसमें इफरेंट आर्टियोल्स हैं, एफरेंट आर्टियोल्स हैं। एफरेंट लेके आएंगी यहाँ पे ब्लड, ठीक है, और इफरेंट क्या है, फिल्टर होके ब्लड को हार्ट तक पहुँचाएंगी। ठीक है, फिर ये कैपिलरीज आगे मूव करती हैं, लूप ऑफ हेनले में जाती हैं जहाँ पे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं, पैरेलली रन करती हैं किसके अगेंस्ट, लूप ऑफ हेनले के अगेंस्ट। अब जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उनको आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। ठीक है, तो हमारा जो नेफ्रॉन है, कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो आउटर कोर्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आउटर कोर्टेक्स में। 85% टोटल नेफ्रॉन का हिस्सा फॉर्म करता है। ठीक है, टोटल कितना फॉर्म करता है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, कोर्टिकल नेफ्रॉन है जो 85% पार्ट बनाता है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब जो शॉर्ट रूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में बहुत कम एक्सटेंड करती है। ठीक है, और ग्लोमेरुलाई जो है उसका सुपरफिशियल रीजन कहाँ पे एक्ट करता है, कोर्टिकल रीजन में पाया जाता है, सुपरफिशियल रीजन। ठीक है, अब कार्पसल्स जो है नियर किडनी सरफेस वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, कोर्टिकल नेफ्रॉन में प्रेजेंट होंगी। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले भी मोस्टली किस में पाया जाएगा, कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाएगा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो हमारे लूप ऑफ हेनले के अराउंड रन करता है, पैरेलली रन करता है, वो भी कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट होती हैं। इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलाई पाया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन करती है, बट ये कंसंट्रेशन नहीं बनाती, मतलब यूरिन को कंसंट्रेटेड नहीं बनाती। ठीक है, फिल्ट्रेशन करेगी और रीएब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिएंट का। फिर आता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो टोटल नेफ्रॉन का हमारा 15% पार्ट फॉर्म करता है और कोर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री पे पाया जाता है। कोर्टेक्स एंड मेडुला जो रीजन होता है किडनी का, उसकी बाउंड्री पे पाया जाता है जक्स्टा मेडुलरी रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, लंबा है। देखो यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। ठीक है, कार्पसल्स एट कोर्टेक्स मॉडल जो मेडुला जंक्शन में जो कार्पसल्स है वहाँ वो यहाँ पे पाई जाती है। वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। स्पेशल सेट ऑफ कैपिलरीज है ये वासा रेक्टा जो ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती हैं, ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती हैं, और ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है, इसलिए इसको वासा रेक्टा बोला जाता है। तो वासा रेक्टा कहाँ पे पाई जाती है, जक्स्टा मेडुलरी रीजन में। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले लंबा है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुलाई जो है वो मेडुला की बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। ठीक है, तो बॉडी का जो भी हमारा वाटर बैलेंस मेंटेन करना है, वाटर को कंजर्व करना है, वो कौन करेगा, हमारा जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है वो करेगा। तो अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ कोर्टिकल नेफ्रॉन को और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन को, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन आउटर कोर्टेक्स में पाया जाता है अगेन, और ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, नियर मेडुला एंड कोर्टेक्स बाउंड्री, मेडुला एंड कोर्टेक्स बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पे पाया जाता है। और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या होगा, शॉर्ट होगा, यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होगा, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कैपिलरीज पाई जाएंगी, यहाँ पे कैपिलरीज पाई जाएंगी पेरी ट्यूबुलर
ट्यूबुलर कैपिलरीज पाई जाएंगी जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली रन करेंगी। यहाँ पे जो कैपिलरीज पाई जाएंगी वो वासा रेक्टा कैपिलरीज होंगी, वासा रेक्टा होगी। इसका फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है, न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। ये यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाती है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती है। ये जितनी भी नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी में उसका 85% पार्ट फॉर्म करता है कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी फॉर्म करता है 15% पार्ट। तो ये मेन डिफरेंस होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट स्लाइड है हमारी आज की वीडियो लेक्चर की ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कि कैसे ब्लड वेसल्स रन करती हैं किडनी में। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो डोर्सल अयोर्टा होती है। डोर्सल अयोर्टा रीनल आर्टरी में कन्वर्ट होती है। रीनल आर्टरी मतलब जो किडनी में एंटर करेगी। रीनल आर्टरी से बनती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को लेके आती है ग्लोमरुलस तक। ग्लोमरुलस जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो मोमेंट्स कैप्सूल को सराउंड करता है। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट होने के बाद जो ब्लड है प्योरीफाइड होकर एफरेंट आर्ट्रियोल्स में एंटर करता है। एफरेंट आर्ट्रियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जो कोर्टिकल हमारे नेफ्रॉन में होगा और वासा रेक्टा में जो हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होगा। वहाँ से ये वेन्यूल्स में वीन्स में एंटर करेगा, रेनल वीन्स में, फिर इन्फीरियर वेना केवा में, फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट इसको पंप कर देगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डोर्सल अयोर्टा से ग्लोमरुलस में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ग्लोमरुलस से हार्ट में जाता है वाया रीनल वीन, और रीनल वीन से फिर वो इन्फीरियर वेना केवा में जाता है लोअर बॉडी पार्ट से, और वो राइट एट्रियम में ओपन होता है। हर एक किडनी जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई सिंगल रीनल आर्टरी से रिसीव करती है जो कि डोर्सल अयोर्टा से अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी, और फिर ये ड्रेन करी जाती है सिंगल वीन के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देती है। जैसे ही आर्टरीज एंटर करती है मेडुला रीजन में, जो हमारी किडनी होती है, किडनी का जो अंदर वाला रीजन है मेडुला, वहाँ पे जैसे ही आर्टरी एंटर करेंगी तो वो हीलियम रीजन में, ये जो हीलियम रीजन है इसमें ट्रांसवर्स हो जाएंगी और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। ये जो ब्रांचेस हैं ये रीनल कोर्टेक्स में, ये जो बाउंड्री वाला हिस्सा होता है कोर्टेक्स किडनी का, उसमें एंटर कर जाएंगी थ्रू कोलम्स ऑफ बर्टीनी। कोलम्स ऑफ बर्टीनी कुछ एक्सटेंशन होता है कोर्टेक्स का पिरामिड के बीच में, और वो सब डिवाइडेड हो जाती हैं। फिर वहाँ पे हमारी क्या आर्टरीज एफरेंट आर्ट्रियोल्स में जो हमारा ग्लोमरुलर कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड होकर ग्लोमरुलर कैपिलरीज फॉर्म कर देता है। ये कैपिलरीज आर ड्रेन्ड नॉट इन कोर्टिकल, ड्रेन्ड हो जाती हैं नॉट बाय वेन्यूल्स बट बाय एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ड्रेन आउट की जाती हैं, क्योंकि एफरेंट क्या लेके जाती है, इफरेंट आर्टरीज यहाँ से ब्लड वापस लेके जाती है फिल्ट्रेट करने के बाद हार्ट तक। अब जो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है उसमें इफरेंट आर्ट्रियोल्स टूट जाती है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली रन करता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा डीप करती है मेडुलरी रीजन में और इसके पिरामिड्स में, और लूप ऑफ हेनले को यहाँ पे वासा रेक्टा सराउंड करती है। वासा रेक्टा क्या है? कैपिलरीज है। बोथ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किसमें एंटर करती है? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स ज्वाइन होकर छोटे छोटे वीन्स बनाता है रीनल वीन्स। रीनल वीन्स ओपन होती है इन्फीरियर वेना केवा में जो हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। तो ये मेन ब्लड सप्लाई होती है जो इस चार्ट को फॉलो करती है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसके अंदर फॉर्म होती है? कोर्टिकल नेफ्रॉन में। वासा रेक्टा कहाँ पे फॉर्म होती है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और ये हमारे लूप ऑफ हेनले को कोर्टिकल नेफ्रॉन में सराउंड करती है, ये लूप ऑफ हेनले को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में सराउंड करती है। और ग्लोमरुलस के अंदर आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं जो बाद में एक्सटेंडेड होकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा बनाती है। बट जब ये यहाँ तक जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इसके बाद वेन्यूल्स में जब जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट तक जाएगा ताकि हार्ट उसको पंप कर सके लंग्स तक, ताकि वो प्योरीफाई हो सके।